हिस्ट्री चैप्टर 1। तो हिस्ट्री हम सभी को बोरिंग लगती है और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे भी थोड़ी सी बोरिंग लगती है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आते, तो पहले मैं उनकी मीनिंग्स बता देती हूँ। कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है? कुलीन वर्ग यूरोप में रहने वाले जितने भी शक्तिशाली लोग थे, मतलब बहुत ज़्यादा मालदार पावरफुल लोग, उन्हें कहते हैं कुलीन वर्ग। ठीक है। इसके बाद आता है निरंकुशवाद। इसका क्या मतलब है? निरंकुशवाद का मतलब होता है एक ऐसी सरकार या फिर ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी पावर पर जो है कोई अंकुश ना हो। मतलब अपनी मर्जी से वो कोई भी नियम कानून बनाए, लागू करे, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। उदारवाद। उदारवाद मतलब क्या होता है? तो उदारवाद जो है वो लातिनी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, मतलब आज़ादी, समानता। उदारवाद का मतलब होता है नेक्स्ट, मतलब आजकल जैसे कि लोग सोचते हैं सबको समानता होनी चाहिए, अच्छा होता है इसका मीनिंग। सबको समानता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए और सबको एक जैसे नियम कानून होने चाहिए। इस टाइप की जो चीज़ें, ये सब उदारवाद होती हैं। बिल्कुल अपोजिट होता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब होता है स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। ये मतलब जो पिछली चीज़ें हैं उनको ही मानता है, उन पर ही चलता है, कोई आगे की नहीं सोचता, बस अपने पिछले ज़माने में खोया रहता है, तो उसको कहते हैं रूढ़िवाद। उदारवाद और रूढ़िवाद का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल की जनरेशन जो बात करती है कि लड़कियों और लड़कों को समान अधिकार होने चाहिए, लड़कियों को भी इस चीज़ का फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए, लड़कियों को और लड़कों को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये सारी सोच जो होती है ये होती है उदारवाद। लेकिन हमारे जो दादा परदादा ये सब होते हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो अपनी सोच में रहते हैं, पिछली सोच में रहते हैं, तो वो हो गया रूढ़िवाद। नारीवाद। नारीवाद का क्या मतलब होता है? नारीवाद का मतलब होता है कि अभी भी बहुत जगह पे, मतलब बहुत सारी जगह पे पुरुष और महिलाओं को बराबर के हक नहीं दिए जाते हैं। पहले तो और भी ज़्यादा ऐसा होता था कि महिलाओं को कोई हक नहीं दिया जाता था। तो स्त्री और पुरुष को बराबर का हक देना, उसके लिए लड़ाई करना और उनके अधिकारों के हितों में बोलना, तो ये सब जो है ये होता है नारीवाद। एंड लास्ट, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब होता है देश के प्रति प्यार और गर्व होना, देशभक्ति होना अपने अंदर, ये होता है राष्ट्रवाद। तो हम शुरू करते हैं 18वीं सदी से। 18वीं सदी से पहले जो है जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड, ये छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। इनका अपना अलग अलग शासक हुआ करता था। लेकिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। वहाँ पे क्रांति हो गई। क्यों हुई क्रांति? क्रांति हुई राजतंत्र को हटाने के लिए। इस क्रांति में फ्रांस में राजतंत्र को हटा दिया गया क्योंकि राजा निरंकुश था। मैंने निरंकुश की मीनिंग बताई थी। निरंकुश का मतलब होता है जो बस सारे कानून, जितनी भी भलाई होती है, सब बस अपने लिए सोचे, जनता के लिए कुछ ना सोचे, उसकी मर्जी है, बस राजा खुश होना चाहिए, कोई खुश हो या ना हो। अब प्रजा को मरने के लिए छोड़ देगा राजा, तो इस तरीके के कानून किसको पसंद होंगे? तो वहाँ पे फैल गया लोकतंत्र। लोगों ने अपना जो है वो खुद चुन लिया कि हम खुद अपना लीडर चुनेंगे और वहाँ पे क्रांति हो गई। ठीक है। उसके बाद बात आती है 1804 की। 1804 में क्या हुआ था? नेपोलियन आ गया। उसने फिर से प्रजातंत्र कर दिया। उसने जो है उसको हटा दिया लोकतंत्र को और फिर से प्रजातंत्र कर दिया। लेकिन उसने कुछ कानून अच्छे भी बनाए, कुछ कानून खराब भी बनाए, लेकिन उसने अपना राज कर दिया, वापस वो बैठ गया राजगद्दी पे। पहले ऐसे कानून और अधिकार होते थे जो कि जन्म के आधार पर होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे होता है ना, SC ST OBC के लिए कुछ अलग अधिकार होते हैं, तो ये जन्म के आधार पे अधिकार होते हैं ना, इस तरीके के। तो जो इस तरीके के अधिकार होते थे, जो जन्म, तो इस तरीके के कानून जो हैं, जो जन्म के आधार पर होते हैं, नेपोलियन ने सब फिनिश कर दिए, ख़त्म कर दिए। इसने न्याय का कानून भी जो है सबके लिए बराबर कर दिया। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कोई राजा है या फिर ज़्यादा मालदार है तो उसके लिए न्याय अलग होगा और बाकी लोगों के लिए इंसाफ अलग होगा। तो उसने सब लोगों के लिए इंसाफ बराबर कर दिया, सबको इंसाफ बराबर मिलेगा। और प्रॉपर्टी पर भी बहुत सारे कानून बना दिए। जब फ्रांस लोकतंत्र बन गया था तब वहाँ पर वोट देने का तथा चुने जाने का हक सिर्फ उन आदमियों को था जिनके पास दौलत थी। जो गरीब होते थे
जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी, ऐसे सभी आदमी और औरतों को वोट डालने का या फिर लीडर बनने का कोई हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। मगर नेपोलियन के आने के बाद सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिला, लेकिन महिलाओं को, औरतों को नहीं मिला। औरतों को पिता या पति के हक में कर दिया गया। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी? मतलब जब राष्ट्रवाद चल रहा था तो उसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी? तो राष्ट्रवादी आंदोलनों में सभी यूरोपीय राज्य जैसे कि फ्रांस, इटली, इनकी जो औरतें हैं उन्होंने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खूब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, संगठन बनाए, प्रदर्शन में भाग लिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें असेंबली के चुनावों में वोट डालने का अधिकार तब भी नहीं मिला।